1 इंटू 4 4 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक क्या लिखा है बताओ ज़रा इसको। 1/2 8 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 4। तो इस 4 से ये 4 तो गया, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 8 16, 16/2 16/2 दैट इज 8। आ गया आंसर। इजी, लिखते चलिए जल्दी। टफ है कि, है ना, मतलब बच्चों को बहुत डर लगता है इन चीज़ों को देख के। डरने वाली चीज़ है क्या ये? नहीं ना, सीधा सीधा एकदम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लाओ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट लगाओ, बाहर आ जाओ। जल्दी लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना। तो क्या कर रहे थे भाई अब तक? जल्दी करिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? बातें करने से फुर्सत ही नहीं है भाई, जल्दी करिए। एरिया कांट भी नेगेटिव, ठीक है। नहीं, कोई करेक्शन नहीं। कोई करेक्शन लग रहा है क्या तुम लोगों को? आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, वो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है क्या? एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर बाकी सब में क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं ना। और एक्स कोमा वाई 1,1 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में आता है, तो इसलिए वही करेक्ट है। हाँ भाई, 45 का डी, 47 का डी, इसके अलावा तो कोई करेक्शन नहीं है ना, पक्का? चलो, नोट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। भाई एरिया, एरिया छोड़, मैं कह रहा हूँ ये जो पोर्शन हम लोग अब कर रहे हैं दैट इज एंटायरली डिफरेंट एंड टफ, ठीक है। तो अपने आँख कान नाक गला सब खोल कर रखो, ठीक है। ज़रूरी पढ़े, क्योंकि पूरी कहानी मेंस प्लस एडवांस की तरफ चल रही है फ़िलहाल, ठीक है। ये जो पोर्शन है संभाजी नगर की गारंटी है, कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना क्योंकि टफ है। ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। इफ z कोमा आयोटा z कोमा z प्लस आयोटा z आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, देन एरिया बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चा छोड़ देता, रीज़न है उसका कि उस दिया ही नहीं ना, है कि नहीं। ऊपर तो उसने कोऑर्डिनेट दिए, ऊपर तो कोऑर्डिनेट दिए, लेकिन नीचे के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ही नहीं है। नहीं समझे? इसका मतलब ज्योमेट्री, इसका मतलब ज्योमेट्री बाहर निकाल सकती है अपने को। ध्यान से देखना बस। एकदम ध्यान से सुननी है सब बातें, क्योंकि ये एरिया टफ है। कोई चीज़ें तुमको समझ आएगी, कोई बिल्कुल हवा नहीं लगेगी क्या हुआ है। वैसे तुम में से कोई भी इस चीज़ के लिए तो मना कर नहीं सकता कि ये z यहाँ मान लिया मैंने, है कि नहीं? बात समझ आ रही है क्या? ये मैंने z मान लिया यहाँ पर, जिसका आर्ग्यूमेंट कितना है, थीटा है, ये z है। बात समझ आ गई? तो मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z बताओ कितना। वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, क्या होता है, पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है कि नहीं।
इसका मतलब π/2 प्लस थीटा, माने थीटा तो ये है, 90 और ऐड करूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, आयोटा z तक, है कि नहीं। तो इसमें 90 ऐड कर रहा हूँ मैं, बस ध्यान से देखते चलना, बस ये 90 ऐड करा, बराबर है। तो ये मेरा क्या मिल गया, आयोटा z। इससे पहले एक कहानी और मैंने तुमको बताई थी कि ये पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है, याद है क्या। तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं, इधर नहीं समझे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ कि नहीं, इधर, ये पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो अब ये क्या बन गया मेरा, आयोटा z यहाँ तक, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पैरेलली शिफ्ट करा ना, तो ये एंगल भी कितना, 90 डिग्री। यहाँ तक कोई तकलीफ है। अब क्या करें, रिजल्टेंट ले इनका, इनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा बताओ ज़रा। ये यहाँ से यहाँ को मैच कर दूँ, दिस इज रिजल्टेंट, है कि नहीं। तो ये क्या बन गया मेरा, z प्लस आयोटा z बन गया कि नहीं, हाँ या ना, पक्का। तो इस ट्राइंगल का एरिया पूछा उसने, 90 डिग्री है ना, तो ट्राइंगल का एरिया लिखता हूँ मैं 1/2 इंटू बेस मोड z इंटू हाइट मोड ऑफ आयोटा z, बराबर है क्या। अच्छा 1/2 मोड z इंटू मोड ऑफ आयोटा इंटू मोड ऑफ z, मोड ऑफ आयोटा कितना, कितना 1 ना, नहीं 1 ना, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 1/2 मोड z स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, लिखो जल्दी, बात समझ आ गई। अब तुमको ये भी समझ आ रहा होगा टफ क्यों बोला मैंने इसको, ये समझ आ गया। जल्दी लिखो फिर अगला क्वेश्चन लगाना, होमवर्क नहीं अभी करना है तुमको सॉल्व, जल्दी लिखो, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। नीचे रख दिया करो सर, इधर साइड में गिरी जाती है डेली। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और लगाते हैं, जल्दी लिखिए। वैसे टफ तो नहीं गया ना ये क्वेश्चन, इजी है, उतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होता है, हाँ 2π/3, इसका मतलब 120 डिग्री, है कि नहीं। और मोड ऑफ ओमेगा कितना होता है, मोड ऑफ ओमेगा, ये लिखाई है मैंने भाई साहब, लिखाया हुआ है ये, मोड ऑफ ओमेगा, मोड ओमेगा कितना होता है, देखो जल्दी, देखो जल्दी क्या होता है मोड ओमेगा, वाह, मोड ऑफ ओमेगा 1 होता है ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, करना है तुमको ही खुद। नोट हो गया ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे 3 लाइनें एक फिगर, इतना भी नहीं हो रहा क्या, जल्दी कर, 3 भी कहाँ है, 2 लाइनें कहूँगा मैं इनको, तरीके से देखो तो एक ही लिखी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ z ओमेगा z z प्लस ओमेगा z are vertices of a triangle, ठीक है, देन एरिया, एरिया बताइए क्या होगा।
कर रहे हो क्या? जल्दी लगाइए भाई, है ना, टफ नहीं है, फिर बताता हूँ, किया जा सकता है। लेकिन याद रखना इस बार एंगल 90 नहीं है, ओमेगा जेड। बोल भी तो रहा हूँ यार, आर्यन क्या कर रहा है, ओमेगा जेड है वो, मैं बोल भी तो रहा हूँ ना लिखते हुए। मैंने कहा था आँख कान नाक गला सब खुला रखो। आज वेडनेसडे है ना, इसलिए तुम रंग बिरंगे बने बैठे हो सब। सही है, समझ आ रहा है? पक्का लगा क्वेश्चन। इस बार एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो हाफ बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते तुम, समझे क्या? हाफ बेस इंटू हाइट कब लगता है? जब राइट एंगल हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है क्या होता है? क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है ना। हाँ तो ये लगेगा इसमें। इधर देखिए भाई ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करते, कंटेंट है ज़्यादा और मुझे ख़त्म करना है ये इसी वीक, हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से भाई, मैंने कहा दिस इज जेड, ये जेड है, ठीक है, उसी तरीके से कर रहा हूँ बिल्कुल सेम। दिस इज जेड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा जेड कितना होगा? 2π/3 प्लस थीटा, तो इसका मतलब 120 डिग्री है। इस जेड को 120 डिग्री घुमा दूँ ना, और तो 120 डिग्री घुमाने पर पहुँचेगा कहाँ? यहाँ कहीं कुछ ऐसे जाएगा इस बार, ये 120 डिग्री होगा। बात समझ आई? तो दिस इज ओमेगा जेड, ये क्या है भाई? दिस इज ओमेगा जेड। फिर क्या करें, पैरेलली शिफ्ट कर लो क्या इसको? ये पैरेलली शिफ्ट कर लिया, इसको इधर ले गया, तो ये भी ओमेगा जेड ही है। अच्छा रिजल्टेंट क्या आएगा? वैसे ये बताओ, ये एंगल कितना? 120 डिग्री ना। अच्छा ये ओमेगा जेड है, ये जेड है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो गारंटेड कुछ ऐसे जा रहा होगा यहाँ से इस तरफ, तो ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा कि नहीं? अच्छा ये क्या है मेरा? z प्लस ओमेगा जेड। बात समझ आई? अच्छा अब क्या करें, ये 60 डिग्री, अच्छा मोड z, तो मोड z ही है, मोड ऑफ ओमेगा z कितना होगा? मोड ओमेगा इंटू मोड z, और मोड ओमेगा मतलब 1, तो ये मोड z आ गया कि नहीं? मतलब ये लेंथ भी इक्वल और ये लेंथ भी इक्वल है ना। इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और दो एंगल 60 तो पक्का ये भी 60 ही रहा होगा। इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब एरिया बताओ, √3/4, और साइड क्या है? मोड z और उसका स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। √3/4 मोड z स्क्वायर। टफ था क्या ये बताओ? हाँ ज्योमेट्री में तुम्हें तकलीफ आ सकती है कि एंगल ही समझना है, नहीं इतना तो पढ़ा होगा 9th-10th में कि एंगल कैसे निकालते हैं, नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा ना इतना तो। चलो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ तक पहुँच गए तुम लोगों की? लास्ट टॉपिक क्या था वो बता दो बस। पैरामेट्रिक फॉर्म तक पहुँच गए? सर्कल्स तो स्टार्ट नहीं हुआ ना अब तक। लिख लिया ना? अरे एक लाइन है भाई, वो भी नहीं लिख रहे। इसमें तो भाई सोल्व भी नहीं करना पड़ा कुछ, सीधा फिगर देखी आंसर दिया। इससे पहले क्वेश्चन में भी क्या था, फिगर देखी आंसर दिया। नहीं, फिगर बनाना तो आ गया होगा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आया कि नहीं आया? जो बोलते हैं लोग। क्वेश्चन देखिए क्या है। ओरिजिन एंड रूट्स ऑफ z स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 forms an equilateral triangle, then ऑप्शन दे रहा है ए पी स्क्वायर बराबर क्यू, ऑप्शन नंबर बी है पी स्क्वायर बराबर -3q, एंड ऑप्शन नंबर सी है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आइए बात करें इस पे। देखो जरा ध्यान से भाई, देखो z1 z स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट आएंगे, है कि नहीं? एक आएगा z1, दूसरा आएगा z2। ठीक है, कह रहा है ना कि इसके जो रूट है और ओरिजिन मिलकर एक क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। तो z3 बता सकता है मुझे कोई क्या होगा? 0 + 0 आयोटा, है कि नहीं? तो z3 0 कह दूं? क्लियर है? अच्छा अब जरा पन्ने पलटो एक बार, कल जो पढ़ाया था लास्ट पॉइंट देखो उसका, जो मैंने कहा था स्टार मार्क करके लिखना, याद है? क्या कह रहा है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, हाँ कि ना? बराबर है। इसमें से z3 कितना है? तो ये दो टर्म भी 0 हो गई क्या? इधर ये 0 हो गया, तो क्या बचा? z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 z2, हाँ या ना? इसके बाद अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर -2 z1 z2, बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूँ कि नहीं? ये इधर गया तो z1 प्लस z2 का स्क्वायर किसके बराबर आया? 3z1 z2 के, और z1 प्लस z2 है किसके बराबर? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? -b/a, -p/1, इसका मतलब -p आ गया है, -p का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? q/1, दैट इज q। तो ये कितना आ गया? 3q। तो p स्क्वायर किसके बराबर आया? 3q के, माइनस q आएगा बेटा, स्क्वायर है, समझे क्या? तो p स्क्वायर बराबर 3q है क्या? कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, जो चीज़ कह रहा हूँ समझ के रखो तो रखो, जो चीज़ भूलने लायक हूँ पहले ही मना कर देता हूँ कि लिखो और भूल जाओ, और जो चीज़ याद रखने लायक है तो याद रखने लायक है।
लिख लिया? 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं भाई, जल्दी करो। 4 तो नहीं है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हैं सर। आपने 4 ही है, ध्यान से देखो। लिख लिया? कल ही बताया था ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जितने क्वेश्चन है ज्योमेट्री बेस्ड है अपने सब। समझे क्या? मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, और तुम्हें ये समझ आएगा कि मैंने मैक्सिमम ज्योमेट्री ही यूज़ करी है। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फ़र्क पता है ना? ज्योमेट्री क्या होता है भाई? ज्योमेट्री क्या होता है? नहीं वैसे बताओ, डेफिनेशन में पूछता भी नहीं, समझा दो बस मुझे। व्हाट इज ज्योमेट्री? है जी? नहीं पता? अरे ज्योमेट्री फिगर होती है भाई। फिगर्स के बारे में क्या क्या जानते हो तुम लोग? फिगर्स, एंगल्स, यही सब तो है ज्योमेट्री। एंगल्स में खेलना, दैट इज ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट से मिलकर बनने वाली फिगर्स की ज्योमेट्री। नहीं क्या? अरे कोऑर्डिनेट मतलब तुमको एक पॉइंट देता है वो, अब उसके साथ कैसे खेल सकते हो तुम, बस ये देखना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने ये चक्षु खोल के रखो, ये चक्र होता है ना, चक्षु, ज्ञान चक्षु खोल के रखो अपने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर करनी है तो तुमको फिगर्स का, डायग्राम्स का आइडिया होना ज़रूरी है। अगर डायग्राम नहीं बना पाते तो तुम ये मानो तुम 90% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारी खराब हो गई। 90%। अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स नहीं बना पाते, इमेजिन किया करो ना बैठ के कि ये कहाँ होगा, ऐसे होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ होगा, तो ये इस तरीके से जा रही होगी चीज़ें। एक बार फिगर बन जाए, है ना, फिर तो मॉडलिंग करेंगे, है ना? नहीं, एक बार फिगर बन जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, डायग्राम डायग्राम, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नोट हो गया? पता है ना मुझे तुम लोगों का दिमाग कहाँ जा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब शांत हो जाइए, ठीक है ना भाई? अब जरा क्वेश्चन पे दिमाग लगा लें। अरे भाई अब जरा क्वेश्चन पे दिमाग लगा लो थोड़ा, ठीक है? मजाक हो गया। अब क्वेश्चन, इफ z1, z2, z3 are vertices of an equilateral triangle, then, भाई शांत रहो अब, सर्कमसेंटर, देन नहीं, देन की जगह लिखना विद सर्कमसेंटर, विद सर्कमसेंटर z0, then z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुई? ऑप्शन नंबर ए है z0 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 3z0 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 1/3 z0 स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी है z इंटू z0 स्क्वायर। आइए बातें करी जाए इस पर। सॉल्व करना चाहोगे? आप सॉल्व करना चाहोगे कि मैं ही कराऊं? मैं ही कराऊं? चलो हाँ भाई, एक चीज़ तो समझो कि उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और बात करिए सर्कमसेंटर की, तो सर्कमसेंटर निकालना तो अपने आप में महाभारत है कि नहीं? लेकिन ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो जो सर्कमसेंटर है वही सेंट्रोइड है ना? आधा क्वेश्चन तो यही हो गया सॉल्व।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड एक ही जगह पर लाई करते होंगे, है ना? नहीं पढ़ा है ना, ये तो इतना तो पढ़ा है। तो सर्कम सेंटर सेंट्रोइड के बराबर होगा, लेकिन सेंट्रोइड का तो फॉर्मूला मुझे पता है ना, जेड नोट किसके इक्वल, Z1 3 डिवाइड बाय 3, है ना? अच्छा, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3Z0 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z, स्क्वायर कर दें दोनों साइड, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, 9Z0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। हाँ भाई, बात समझ आई क्या? लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो एक प्रॉपर्टी और थी कि Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये भी तो पढ़ा था। तो इसकी जगह ये लिख दूं क्या? तो टोटल कितने Z1 Z2 Z3 के स्क्वायर हो जाएंगे? अरे दो तो इधर एक इधर, कितने? 3। तो 3 टाइम्स Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9Z0 का स्क्वायर। तो 3 से गया 3 टाइम्स, तो आंसर बताओ क्या आया? 3Z0 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, IIT, ठीक है, लिख लो। टफ था क्या ये? अगर प्रॉपर्टी ही याद ना रहे तो क्या करा जा सकता है भाई? इस चैप्टर में बस हराने का एक ही तरीका है उसके पास, वो टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज कर देगा कि तुमको याद ही नहीं आएगा क्या पढ़ा था। तो इसलिए बेहतर है कि प्रॉपर्टीज रट के रखो, रट्टा लगाकर एकदम एज इट इज यूज करनी है बिल्कुल। समय पर याद आ गई तो खेल बढ़िया, नहीं आई तो दिल में मेरे है दर्द इसको, बस फिर यही गाओ। नोट हो गया? जल्दी करो भाई, मैं दूसरी बातें शुरू करता हूँ। आइए, ज़्यादा बचा नहीं है चैप्टर, 2 से 3 दिन मैक्स, ठीक है? इस वीक चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, और याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में लगभग लगभग 70 फॉर्मूले हैं। कितने? अप्रोक्सीमेटली 70। तो अगर तुम बात करोगे तो 70 गुना 10 700, समझे क्या? कितनी बार लिखना पड़ेगा? 700 बार, है ना? और 700 में से 7 फॉर्मूले तो मैं शुरुआत पहले दिन लिखा दूंगा 7, बाकी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, उसमें क्या है। ठीक है भाई जी, लिख लिया? चला आगे, आओ। कौन था ये दुष्ट, बातें करने में लगे रहते हैं लिखते टाइम भी। हेलो, लिख लिया तुमने? नहीं लिखा? अरे वो कहाँ है भाई अपना वो स्पेक्स वाला बच्चा? एक बार चेहरा दिखाओ भाई, किधर हो? ये देखो कहाँ छिप के बैठा है एकदम, नजर ही नहीं पड़ेगी सर की, छोड़ दो। लिख लिया? बस हाँ जी करते रहा करो तो ही बचोगे।
लिख लिया? चलिए आगे देखिए। अब बात दूसरी स्टार्ट करता हूँ मैं भाई, क्योंकि तुमने ये देखा ही नहीं अब तक। सर्कल की बात करता हूँ मैं, ठीक है? पहली चीज तो समझो सर्कल है क्या। सर्कल ये है, ओके, ठीक है? ये बात समझ आ गई? सर्कल का मतलब समझना बेटा, ध्यान से देखो एकदम। थोड़ा सा भी स्लिप हुआ तो मोदी की गारंटी खत्म, ठीक है ना भाई? मेरी गारंटी खत्म हो जाएगी फिर कि मैं कुछ समझा पाऊँ तुमको। इधर ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है ना? सर्कल, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर x कोमा y कह सकता हूं मैं, है ना? ठीक है, सेंटर को छोड़ लेते हैं, छोड़ो, x कोमा y नहीं लेते, अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसको कुछ और लेते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट है x नोट कोमा y नोट, है ना? ये बहुत ज़्यादा कर दिया सर आपने। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं भाई? रेडियस, ठीक है? तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x कोमा y। मुझे कोई बता सकता है कि रेडियस अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा? x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नोट का स्क्वायर और उसका रूट ले लूंगा, है कि नहीं? और उसको r के इक्वल रख दूंगा। बात समझ आ गई? तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस y माइनस y नोट का स्क्वायर टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। बात समझ आ गई? अब समझना कि सर ऐसा ही क्यों करा, है कि नहीं? डाउट तो आता है ना मन में, ऐसा ही क्यों करा, है कि नहीं? ऐसा इसलिए करा कि ये जो पॉइंट है ना x कोमा y, दिस इज भैंस। भैंस समझते ना, बफेलो, है ना? तो उसके गले में इस बार किसी ने रस्सी की जगह डंडा लगा दिया, है ना? ये भैंस है, इधर रस्सी की जगह डंडा लगा दिया। अब वो इधर जा सकती है क्या? इधर जा सकती है? नहीं। कैसे चल सकती है? ऐसे या ऐसे, आड़ी टेढ़ी। वाह, बहुत दिमाग लगा दिया ये तो तुमने। मजाक से हट के इधर देखो, ये कोई भैंस है, ऐसे खूंटा गाड़ देते ना, ऐसे खूंटा गाड़ दिया तो उसके गले में रस्सी की जगह किसी ने डंडा लगा दिया, तो वो ना तो अंदर आ सकती ना बाहर जा सकती। चल कैसे सकती है वो? सर्कुलर, तो ऐसे तो मूव कर सकती है वो। ये तो जो पाथ बनाया किसने? भैंस ने, डंडे को ना छोड़े बिना, दैट इज कॉल्ड लोकस। ये होता है ना, अरे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए कोई पॉइंट मूव कर रहा है, दैट इज लोकस, है कि नहीं? तो सर्कल है क्या? वो पॉइंट जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी हमेशा सेम रहे। नहीं, सर्कल है क्या? यही तो कि ये दूरी है, अरे ऐसा समझो, ये दूरी है तो ये पॉइंट है फिक्स्ड, इस पॉइंट से ये मूविंग पॉइंट है, ये चल सकता है, ये नहीं चल सकता। इस पॉइंट से दूरी हमेशा फिक्स है, तो ये मूविंग पॉइंट चल कैसे सकता है? बाहर चल सकता है, अंदर सर्कुलर में तो घूम सकता है। यानी सर्कल है क्या एग्जैक्टली? लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट such that its distance from a fixed point is always constant। नहीं, ये इंग्लिश में बोला है, अभी हिंदी में समझाया था। बात समझ आ गई? अब तुम्हें समझ आया कि x नोट y नोट एक फिक्स्ड पॉइंट था, x y घूम सकता था और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती, इसीलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। नहीं समझे? तो लोकस निकालने के लिए यही तो करते थे हम लोग। लोकस तो पढ़ लिया होगा ना? ठीक है, अब समझ आया? तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल।
विद सेंटर x नॉट y नॉट एंड रेडियस r। बात समझ आ गई? पक्का? ये क्लियर है? अब आओ जरा इस तरफ, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके ऊपर, ठीक है? इक्वेशन बता दी तुम्हें, इसी को अगर एक्सपेंड करेगा कोई तो ये निकलती है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन तो पढ़ी होगी ना? सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन पढ़ाई होगी ना? ये नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ोगे। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पढ़ी है ना? ये पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, याद नहीं तुमको? नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं। इधर देखना जरा ध्यान से, ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री की। तो इससे तुम्हारी जितने डायग्राम्स है ना, कौन कौन से? सर्कल, पैराबोला, कौन बोला? पैराबोला, है ना, एलिप्स, हाइपरबोला, ये जितनी भी फिगर्स हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये सब तुम सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन से पढ़ोगे। अभी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन को सर्कल में लाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जैसे h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये टर्म गई, और a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है तो तुमको समझना है क्या कि सर्कल का, देखो दो चीज चाहिए ना सर्कल के लिए, एक तो सेंटर और एक रेडियस। ध्यान से देखो ना भाई, एक सेंटर मिल जाए, एक रेडियस मिल जाए, सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए, ये सेंटर है ना x0 y0, और एक रेडियस मिल जाए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आ जाएगी। तो मुझे अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो दो चीज चाहिए बस, एक सेंटर मिल जाए, दूसरा रेडियस मिल जाए, मैं इक्वेशन लिख दूंगा। नहीं समझे? अरे मुझे x0 बता दे कोई, और y0 बता दे, और r की वैल्यू बता दे, तो मैं इक्वेशन नहीं लिख सकता क्या? इसको एक्सपेंड करके जो भी इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ कि ना? अगर तुमको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दे रखी है तो यहां से सर्कल का सेंटर और रेडियस डायरेक्ट पता करने का तरीका क्या है? वो ये है, सेंटर होगा -g, -f, ये रहा g, ये रहा f, समझे क्या? -g, -f, और रेडियस क्या होगी? √ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, समझे क्या? अगर तुम्हें इक्वेशन ऐसी दे रखी है तो तुम सेंटर और रेडियस बता सकते हो कि नहीं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अगर बात चल रही है तो इसको बीच में छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, तुम्हें बस बताना है क्या कि इसका सेंटर क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। बताइए, जल्दी कंपेयर करना है, कंपेयर करो। ये 2x किसके इक्वल होना चाहिए? 2gx के। अरे हाँ है ना? तो 2x किसके इक्वल होना चाहिए? 2gx के। और ये -4y किसके इक्वल होना चाहिए? 2fy के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? तो 2 से तो गया 2, इस x से ये x भी गया, g की वैल्यू 1 है ना? वैसे ही क्या करें, fy से तो y गया, 2 से गया 2 टाइम्स, तो f की वैल्यू आ गई -2। लेकिन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे? सेंटर के कोऑर्डिनेट थे क्या? -g, -f, है ना? -g का मतलब -1, -f का मतलब 2, तो सेंटर कितना है? -1, 2। इसकी रेडियस अगर बतानी हो तो √ के अंदर g का स्क्वायर, g बोले तो कितना? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 -c -3, 4 और 1 5, -3 2, रेडियस है √2। बात समझ आ गई? पक्का? अभी सर्कल का थोड़ा सा आइडिया लग गया ना? बाकी तो तुम्हें सर पढ़ाएंगे ही, ठीक है? मुझे जितनी ज़रूरत है मैं बस उतना पढ़ा रहा हूँ, मेरा काम इतने से हो जाएगा। इतना समझ आ गया? सर्कल है क्या? सर्कल एक्चुअल में क्या है? सर्कल
वो पॉइंट जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहे, कांस्टेंट, बस इतना होता है सर्कल। उसके लिए चाहिए क्या क्या अपने को, एक सेंटर, दूसरा रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकता हूँ ना, बात हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब मैं कहानी, अच्छा लिख लो पहले यार ये सब, उसके बाद ना मैं चीज़ें शुरू करूँ।